नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है। हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। आज हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 इसी साल जनवरी में लागू हुआ था। यह एक्ट ऐसी नौकरियों पर लागू हुई थी जिसमें महीने की अधिकतम सैलरी या वेतन 30,000 रुपए तक हो। पिछले साल मनोहर सरकार ने कहा था कि एक्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म्स और ऐसे भी शख्स पर लागू होगा जो 10 से ज्यादा लोगों को इतनी सैलरी पर हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाने या कोई भी दूसरी सेवा देने के लिए नौकरी पर रखेगा। तो नवंबर 2020 में विधानसभा बिल पास हुआ। लोकल रिजर्वेशन कानून की हम बात कर रहे हैं। फरवरी 2021 में राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी और 15 जनवरी 2022 से कानून लागू हुआ। तो लोकल रिजर्वेशन कानून जो लागू हो गया है, 3 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने फिर यहां पर रोक लगा दी और आज इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो लोकल रिजर्वेशन कानून पर 3 फरवरी यानी आज हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सीएम ने स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के मामले पर बोलते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में मजबूती से केस लड़ेंगे और अगर युवाओं के लिए जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि युवाओं के रोजगार के अवसरों के लिए लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हाईकोर्ट के फैसले पर बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाई है, सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेगी। देखिए, हमने जो निर्णय लिया था वो प्रदेश के हित में, और हमारे से पहले भी कुछ प्रदेशों ने इस प्रकार के निर्णय लिए थे। वो सारा का सारा उसको देखते हमने निर्णय लिया। और स्टे का मतलब ये नहीं होता कि कोई खिलाफ फैसला दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने केवल उसको देखने के लिए कहा। जिसने भी इसमें अपील की तो उसके तर्क भी मान्य कोर्ट सुनेगी और सरकार की भी सुनेगी। ये तो पहले बहुत से ऐसे हैं जो हमने निर्णय लिए जिन पर स्टे हुआ और उसके बाद कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय किया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि सरकार कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाई। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है। और मैं केवल ये पूछना चाहती हूं कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट है कि इनका मकसद केवल बेरोजगार जो हमारे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको गुमराह करने का मकसद इस सरकार का था, वो और आज साबित हो गया है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा के अंदर 30% जो है दर जो है वो बेरोजगारी की है। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं त्राही त्राही उनके घरों में मची हुई है, क्योंकि ना तो उनके इम्तिहान जो हैं
सही तरीके से दिए जाते हैं, उनके पेपर्स जो हैं वो लीक होते हैं, बड़ी बड़ी अटैचियों के साथ जो है नौकरियां दी जाती हैं। और आज जो है ये 75% का जो वायदा इन्होंने करा था वो भी पूरी तरह से वायदा जो है जुमला बनकर साबित हो गया। और इस पूरे मामले पर उद्योगपतियों ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। तो हाई कोर्ट का स्टेप है वो बहुत ही अच्छा रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। 75% रिजर्वेशन होने से पूरे एरिया का विकास ख़त्म हो जाना था। जो इंडस्ट्री थी वो हरियाणा से उठ के और एरियाज़ में जानी शुरू हो जाती जहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्क है। बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट को स्टेबिलिटी चाहिए, उनको स्टेबल लॉज चाहिए जो लोग अच्छे से एम्प्लॉय हो सकें, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो बाहर के हों, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लोग काम के योग्य हैं, जिस काम के योग्य जो आदमी हैं उसी को एम्प्लॉय कर सकता है इंडस्ट्री वाला आदमी। बहुत ही अच्छा डिसीज़न हाई कोर्ट ने दिया है। हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मानेसर इंडस्ट्री ना कि सिर्फ बल्कि मैं पूरे हरियाणा के उद्योगपतियों की तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा हरियाणा सरकार को और हरियाणा के युवाओं को कि इंडस्ट्री की सोच कभी भी किसी प्रदेश के लिए, व्यक्ति के लिए कोई विशेष रुचि नहीं रखती। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक योग्य व्यक्तियों को नौकरी देना होता है और हरियाणा के हमारी कर्म भूमि है, तो हम अब बिल्कुल चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश का विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम पे जब भारत चल रहा है तो सभी लोगों का रोज़गार का सम्मान हर क्षेत्र में, हर एरिया में, चीज़ों में होना चाहिए और ये क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता अगर इस तरह का प्रोविज़न आता है और आगे चल कर के ये इंडस्ट्री के लिए भी आने वाले समय में काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। पानीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम होता है उसी हिसाब से बाकी कक्षाओं को खोलने का काम करेंगे। हालातों के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करवाने पर फैसला लिया जाएगा। तो हमने पहले निर्णय लिया, उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं। और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, 6ठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। शिक्षण संस्थान खुलने के बाद अब बसों की समस्या भी पैदा हो गई है। फतेहाबाद में बसों की समस्या को लेकर भटकला बस स्टैंड पर दर्जनों छात्रों ने रोष प्रदर्शन किया। बस के आगे बैठकर हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों के समझाने के बाद छात्र माने। जानकारी के मुताबिक पहले कागदान से सुबह 7:30 बजे रोडवेज की बस चलती थी, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण बस का टाइम 9 बजे कर दिया गया। स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद छात्रों को बस नहीं मिल रही है, जिससे नाराज छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम ये चाहते हैं कि वापस उसका टाइम 8 बजे कर दिया जाए। ये टाइम है 9 बजे, ये 9:30 बजे यहाँ पर लगती है। स्कूल कॉलेज में 10 बजे लगते हैं, हमें 10 बजे कोई पढ़ने का टाइम नहीं रहता। इसलिए 9 बजे तक बस आया है। मान लेट बुका ITI में सारे स्टूडेंट सारे लेट होने लगे हैं। 8 बजे बस चालू कर दी, बंद कर दी, 9 बजे लगाया है। 8 बजे कागदाना से, हाँ 8 7:30 कागदाना से और 9 बजे फतेहाबाद पहुँचती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का धरना 58वें दिन भी लगातार जारी है। बरसात और जबरदस्त ठंड के बावजूद महिला कर्मचारी धरने पर डटी रही। धरने की अध्यक्षता कार्यकारी जिला प्रधान शकुंतला जागलान ने की। आंगनवाड़ी कर्मचारी पिछले करीब 2 माह से अपने सेंटर बंद कर धरने पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रही है। पड़ोसी राज्यों में चुनाव को लेकर हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
करनाल में भी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव के दृष्टिगत बॉर्डर एरियाज में शराब की अवैध तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है, ताकि हरियाणा के किसी भी क्षेत्र से यूपी में शराब अवैध रूप से न प्रवेश कर पाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगते जिलों शामली और सहारनपुर के पुलिस अधिकारियों और शराब ठेकेदारों से मीटिंग हो गई है। शराब ठेकेदारों को विशेष ध्यान रखना होगा कि पेटी में कोई भी व्यक्ति शराब ना ले जाना पाए। इसके लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिरसा में भी शराब तस्करी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले की सीमा जिला सहारनपुर और जिला शामली से लगती है, जहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इस संबंध में हमारे दोनों जो जिले के जो एसपीज हैं उनके साथ में बैठक भी हुई थी, और अभी रिसेंटली मैंने और डीसी साहब ने जितने भी डिस्टिलरीज़ के जो ओनर हैं या जो वेंट्स के ओनर है या होलसेलर्स है, उनकी डीटीसी साहब के साथ में एक मीटिंग भी आयोजित करी थी, जिसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से अनऑथराइज्ड वे में या इलीगली कोई भी शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो दो मुख्य रूट पड़ते हैं, जो मंगलोरा और शेरगढ़ टापू, वहाँ पर हमने 24 घंटे नाके स्थापित कर दिए हैं, जहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है। आज ये L1 चेक किया गया डीसी साहब, डीटीसी और मेरे द्वारा, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं जो डीटीसी साहब को बता दी है, और उस पर जो भी चालान बनता है, कार्रवाई होती है, वो होगी। बिल्कुल इनको निर्देश दिया गया कि कोई भी अवैध ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए, और हुआ तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। जो पुलिस कार्रवाई बनती है वो भी, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट। सोहना पलवल रोड पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बंद पड़े एक ढाबे पर सुबह 10 बजे भारत पेट्रोलियम के टैंकर से डीजल निकालते हुए 3 आरोपियों को काबू किया है, जहां ढाबा मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। मौके पर 1000 लीटर डीजल, 400 लीटर पेट्रोल, 23 कमर्शियल सिलेंडर, जिनमें 2 भरे 21 खाली थे। ढाबा मालिक मौके से फरार था। ढाबा केवल इसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। मौके पर मौजूद सीएम फ्लाइंग के एक अधिकारी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व पहले भी इस ढाबे पर रेड की गई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। टीम ने ढाबे पर अपनी नजर रखी हुई थी और आज टीम ने मौके से टैंकर सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया। महिलाओं को लोन देने और बेटियों की शादी में दहेज का सामान दिलवाने के बहाने 4,16,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। ठाणी बंगी निवासी चरणजीत कौर ने गांव की 28 महिलाओं से ठगी करने के मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद सिरसा पुलिस ने इलाहाबाद के डीएसपी के माध्यम से जांच करवाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पत्नी रणजीत सिंह वासी ढाणी बंगी थाना रानिया के क्षेत्र में है। उन्होंने कंप्लेंट दे दी भी छिंदर कौर पत्नी बलबीर सिंह, वो भी ढाणी बंगी की है, और वो औरतों को ये कह के पैसे लेती है कि 8,000 रुपये अगर जमा करवाओगे स्कीम के तहत 18,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे और घरेलू सामान भी मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये जमा करवाएंगे तो आपको 1 लाख रुपये का सामान लड़की की शादी के वक्त मिलेगा। ये कह के उसने 27-28 औरतों से ठगी की थी। वो परिवाद हमें प्राप्त हुआ था एसपी साहब की तरफ से और एक एचएम साहब की तरफ से। तो उस परिवाद की जांच के दौरान हमने ये आरोप सच्चे पाए और जिसके मैंने FIR नंबर 55 थाना रानिया में दर्ज करवाई है। उसका अनुसंधान में और क्या क्या सामने आता है वो आपको बाद में बताया जाएगा। नहीं, बड़े बड़े लोगों औरतों को बहका के ठगी की गई है, जो अब तक जाँच में आया है। बाकी अनुसंधान का मैटर है, क्या क्या साक्ष्य आते हैं और साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पंचकुला पुलिस को 84 लोगों की लिस्ट भेजी गई। फर्जीवाड़ा मामले की इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर गाज गिर सकती है। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के नाम पर अभी तक का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े के मामले में एसआईटी ने अभी तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला पुलिस एक अहम आरोपी को हिसार से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया है।
सामने चुनौती रहती है कि वो अपने राज्य के युवाओं को रोजगार दे, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से रोजगार की अलग अलग भर्तियों को निकाला गया। युवाओं ने उसके लिए अप्लाई किया। अब वो भर्तियां सिरे चढ़ने वाली हैं। ऐसे में इन्हीं भर्तियों के नाम पर एक बड़ा स्कैंडल चल रहा है। हाल ही में पुलिस भर्ती कांस्टेबल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा आरोपी सामने आ सकते हैं। वहीं इसके बाद अब बिजली बोर्ड में बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जहां ALM की पोस्ट के नाम पर बड़ा स्कैंडल किया गया है। इस पोस्ट के नाम पर एक फर्जी कैंडिडेट अपना परीक्षण करवाने के लिए आता है, अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए आता है। मौके पर उसके थंब इंप्रेशन मैच नहीं करते, यानी पंचकुला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो शामली का रहने वाला है, जिसका नाम देशराज है, जो नकली आइडेंटिटी के आधार पर किसी कैंडिडेट के नाम पर अपने आप को असली कैंडिडेट बताकर वेरिफिकेशन करवाने के लिए आया था। यानी हरियाणा पुलिस के बाद एक बड़ा बवंडर मच चुका है, जो बिजली बोर्ड की भर्ती के अंदर बड़ा स्कैंडल सामने आया। अब इस मामले के अंदर पंचकुला पुलिस जांच करने में जुटी है। मीटिंग्स को बुलाया गया है। पता किया जा रहा है कि आखिरकार और कितने लोग इस पूरे मैटर के अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की अभी तक की जानकारी के अंदर जिस देशराज नाम के आरोपी को पकड़ा गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया है। रिमांड पर लेने के बाद उससे पता किया जा रहा है कि जो उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं वो कहां से बने हैं और पूरे स्कैंडल के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से इस कंप्लेंट के अंदर कहा गया है कि थंब इंप्रेशन सबसे पहले मैच किए जाते हैं, रेटिना मैच किया जाता है। लेकिन जब ये सब कुछ किया गया तो एग्ज़ाम देने के दौरान जो उनके पास रिकॉर्ड था उससे मैच ना होने वाला रिकॉर्ड इस व्यक्ति के पास से मिला है, जिसने पुलिस को भी गुमराह किया, जिसने पुलिस के सामने अपनी नकली आइडेंटिटी को बयान किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसका असली नाम निकल कर सामने आया। अब कहीं ना कहीं बड़ी बात ये सामने आ रही है कि देशराज के साथ साथ कई अन्य आरोपी इस भर्ती प्रक्रिया को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इस पूरे फर्जीवाड़े के अंदर शामिल हैं। ऐसे में पुलिस अब हरियाणा के साथ साथ यूपी की कई जगहों पर रेड करने के लिए निकली हुई है, पता कर रही है, क्योंकि बिजली बोर्ड के अंदर अब लगातार जो भर्ती की गई थी उसके अंदर लगातार वेरिफिकेशन का काम चलेगा और इसी वेरिफिकेशन के अंदर फर्जीवाड़े की परतें खुल सकती हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है और यह फर्जीवाड़ा कितना बड़ा बन सकता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में गटर की सफाई करते समय 2 सफाई कर्मियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होटल मालिक ने इन्हें गटर साफ करने के लिए कहा था, जिस पर एक एक करके दोनों गटर में उतरे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से जिंदा बाहर नहीं आ पाए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। चक्कर खाली करने गए थे, होटल वाला कहने लगा इनसे चक्कर बाद में खाली करना, पहले इसके अंदर से सफाई कर दो। उसमें गैस बन रही थी तो ये बलवीर उतरा, बलवीर को चक्कर आ गया, उसको बचाने के लिए प्रदीप गया था। हाँ, प्रदीप उसे बचाने के लिए गया तो दोनों ही गटर साफ करने के लिए घुसे। गटर साफ करने के लिए घुसे थे। कौन सा होटल का था, कहाँ घटना है ये पता नहीं, सेक्टर 14 होटल का नाम नहीं पता। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? हमें पता लगे दूसरा जो इनके साथ लड़का था उसने फ़ोन किया है कि गटर साफ करने के लिए बलवीर गटर में उतरा, ठाकुर उसे बचाने के लिए बोल गया, चला गया। तो उसने फ़ोन किया, जो हम पहुँचे वहाँ से हम इनको पार्क हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने इनको मृत्यु। फतेहाबाद में पिता ने मोबाइल छीन लिया तो 14 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल ऑनलाइन कक्षा के लिए पिता ने छात्रा को मोबाइल खरीद कर दिया था। ऑनलाइन क्लास लेने के साथ ही छात्रा को मोबाइल पर खुद के वीडियो शूट करने की लत लग गई। इस पर पिता ने मोबाइल बेच दिया। इससे नाराज छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पिता के बयान पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।